हेलो, वेलकम टू ज़रा हट के। मुबश्शिर ज़ैदी और ज़रार खुड़ो का सलाम कबूल कीजिए। आज जुमा है, आपकी कॉल्स दी जाती हैं। हमारे पहले कॉलर हैं कामरान अली नवाबशाह से। जी कामरान। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। सर, सैलाब ज़दगान की मदद के लिए जो है इंटरनेशनल सेलिब्रिटीज़ जो है, जिसमें एंजेलिना जोली हैं और उसके अलावा मुफ्ती महंग के हैं और उसके अलावा जो है अपना अब्दुर्रहमान बे जो तुर्की से आए हुए जी हैं। अब ये सेलिब्रिटीज़ तो आ गए, तो हमारे लोकल सेलिब्रिटीज़ हैं जिसमें इमरान खान है, वो भी अब आ जाना चाहिए। इससे कबल के जो शाहरुख खान और सलमान खान पहुंच जाए पाकिस्तान। अनिल कपूर तो पहले से काम कर रहे हैं। और उसके अलावा जो है सर, मिफ्ता इस्माइल जो है वो क्या काम नहीं कर सके कि अब वो समदी जी को भेजा जा रहा है वजीर खजाना बनाने के लिए। और तीसरा ये कि जो ये लोटे वाली ट्वीट की है आज फवाद चौधरी साहब ने, तो वो खुद अपने गिरबान में झांके कि उन्होंने कितनी पार्टियां तब्दील की हैं। देखिए कामरान भाई, उनसे बेहतर लोटे कोई नहीं जानता। ठीक है ना, तो जहाँ पर आपकी एक्सपर्टीज़ होती है आप उसी चीज़ पर बात करते हैं ना यार। मतलब क्रिकेट में बात नहीं करे तो फिर किस चीज़ पर बात करेगा। जहाँ तक हाँ समदी साहब की बात, ये अब इंटरेस्टिंग है यार। हाँ कि कल यहाँ पे सनाउल्लाह साहब ने खबर दी, फिर मेरा ख्याल है कि अब इसाक डार ने भी खुद तस्दीक कर दी है कि मैं आ रहा हूँ। और आज नैब ने उनके जो दायमी वारंट गिरफ्तारी हैं वो भी मुअत्तल कर दी है। वेल दे यू गो देन ना यार, तो सारे कांटे तो हटाए जा रहे हैं। और मिफ्ता इस्माइल साहब का मेरा ख्याल है, करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग मुबश्शिर, के वो मेरा ख्याल है शायद 8 माह से ज़्यादा इस पोस्ट 6 माह से इस पोस्ट को होल्ड नहीं कर सकते, क्योंकि वो पार्लियामेंटेरियन सेनेटर बनना पड़ेगा या ये है कि इलेक्शन लड़ना पड़ेगा। तो इलेक्टेड जब तक नहीं है तो लेकिन आई थिंक ये वजह तो खाली नहीं है। नहीं, ये वजह तो खाली नहीं है। हाँ, ये तो बनाई जाएगी वजह कि जनाब ये तो डे 1 से आवाज़ें निकल रही थी ना प्रो डार लॉबी से। एग्जैक्टली डार आएंगे, डॉलर 100 रुपए पर आएगा, पता नहीं कैसे, लेकिन चलो देखते हैं सर। लेट्स सी, इंटरेस्टिंग होगा। हमारे मुल्क में कम इंटरेस्टिंग नहीं होता। हाँ, वही मैं कह रहा हूं कि ऐसी चीज हमेशा इंटरेस्टिंग ही होता है। नहीं आता कि यार ये क्या बात हुई। कोई एक दिन नहीं होता कि बंदा बोर हो जाए। इनफैक्ट लोग कहते हैं कि मैं तो दुआ करता हूँ यार कि कोई एक बोरिंग 2-3 बोरिंग दिन आ जाए, लेकिन आते नहीं है। हमारी ज़िंदगी में तो आते हैं वीकेंड्स। हाँ, तो बाहर राहिल अशर साहब हैं कराची से। जी राहिल भाई। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। मैं अब आज दोनों भाइयों से बात करूंगा। देखिए DHA के हवाले से करूंगा कि DHA में तकरीबन आधी सेंचुरी होगी रहते हुए। जी जी। 1970 में जब हमारे वालिद ने या फेज 1 में घर बनाया तो उस वक्त आए थे। बात करूंगा अभी जो बारिशें हुई हैं 2020 में, ये हाल बुरा था, पर अब इतना बुरा हाल है कि अभी भी बारिशें खत्म हो गए, काफी टाइम हो गया। रोड्स देख लीजिए, सीवरेज सिस्टम, ड्रेनेज सिस्टम देख लीजिए, पानी वैसे ही नहीं हमें मिलता। उसके बाद कैंटोनमेंट, आपको मैं बताऊं कि फेज 1 से फेज 8 तक आप बेंगलोर देख लीजिए, बिल्कुल कमर्शियल बिल्डिंग देख लीजिए, अरबों रुपए टैक्स आता है, अरबों रुपए। उनसे सवाल करो जी हम टैक्स पे कर रहे हैं, बताएं कहाँ खर्च होता है। नहीं जी, हम नहीं बताएंगे आपको। 2020 में शोर किया तो उन्होंने पर्चे काट दिए थे। उनसे बात करो, कुछ नहीं सुनते। अब आपको बताओ नई चीज एक और जो हम लोगों के साथ हुई है कि जी बिजली के बिल आते हैं, जैसे 30,000 मेरा बिल आया, 14,000 रुपए उसमें टैक्स है। पिछले 5-6 महीने से सोलर पैनल डिफेंस में बहुत ज्यादा लग रहे थे। अब DHA ने या ये के इलेक्ट्रिक के साथ इनके हुआ, इन्होंने क्या किया कि जी आप पहले कैंटोनमेंट में टैक्स पे किया, फेयर इनफ, फिर उसके बाद जी रिफर्बिश टैक्स, जो ये केस 2016 में हाई कोर्ट में हार गए थे, अब सुप्रीम कोर्ट में पेंडिंग पड़ा है। उसके बेसिस पे प्लॉट के साइज के हिसाब से 50,000 से 1.5 लाख रुपए तक वो लेते हैं कि जी आप दें तो हम आपको NOC देंगे। फिर उनका बिल्डिंग वाला आएगा, वो चेक करेगा आपने कितनी वालेशन की हुई है, फिर वो उसके ऊपर आपको पेनल्टी लगा के। जब लोगों ने शोर किया नहीं जी हम तो नहीं कर रहे, हम तो NOC दे रहे हैं, NOC दे रहे हो, तो भैया हर घर के ऊपर जो एक एवरेज खर्चा आ रहा है वो 6 से 7 लाख रुपए आ रहा है जो DHA ले रही है। पहले सोई हुई थी, अभी पिछले 2-3 महीने से जागे हैं। और इस महीने से उन्होंने सबको, जिन जिन के घर सोलर पैनल लगे हुए थे, वो सोलर पैनल के ऊपर उन्होंने रहायशियों को नोटिस भेजना शुरू कर दिए कि जी आपने प्रॉपर्टी टैक्स पे किया, रिफर्बिश टैक्स पे किया हुआ है, अगर PHL है जी आप बताएं कि हम आपके मुआयना करेंगे कितनी। तो ये मतलब अफसोस होता है कि बड़ा खुश फहमी थी कि जी कराची की बड़ी अलीट सोसाइटी में रहते हैं, पर माजरत के साथ हम लोगों का हाल इतना बुरा है। रहील भाई सोसाइटी अमीर है, इसी तरह तो अमीर होती है सोसाइटी ना यार, कि जहाँ पर भी लगे ना कि यार एक छेद है उसको मतलब ट्रक गुजार दो वहाँ से।
तो यही हो रहा है ना यार, सोसाइटी अमीर है सर, सोसाइटी अमीर है, उसकी जो रहने वाले जो हैं बस रहने वाले भी ठीक ठाक हैं, लेकिन मतलब वो बस के कोई सर्विसेज आपको नहीं मिलेंगी। अच्छा, ये तो एक है कि लोग किसी भी तरह से हल्की सी भी कहीं से सहूलत हासिल करें, नहीं वो तो तब हो ही नहीं सकता। हालांकि पानी DHA वाले नहीं देते, टैंकर आपको मंगवाने पड़ते हैं, आप तो खुद भुगतते हैं, जाहिर है बिल्कुल। उसके अलावा बिजली इधर उधर जो वाटर फिल्ट्रेशन प्लांट एक जो अच्छा कुछ कहोगे तो दहशतगर्दी का पर्चा है। हाँ यू नो, बिकॉज आपने खौफ व हिरास फैलाया है ना सर। शुक्र करें वो कानून नहीं पास हुआ, वरना 3 लाख रुपए जुर्माना भी साथ करते तो वो भी आपको ये भी होता। अभी तो राहिल साहब शुक्र करें 50,000 की पक्की पड़ रही है। बिल्कुल। सईद रशीद हैं जी कराची से। जी सईद साहब। अल्हम्दुलिल्लाह भाई, मैं भी 30 साल से डिफेंस में रहता हूँ, सोलर लगाए हुए मुझे 1 साल हो गया जी, तक 0 बिल आ रहा है मेरा। मगर ये जो राहिल साहब ने बोला है ना, गलत बोला है, मुझे तो कोई नोटिस नहीं आया अभी तक। ठीक है सर, सईद भाई अब आ जाएगा, सईद भाई अब आ जाएगा। आप कैसी बातें कर रहे हैं यार, ऑन एयर बातें कर रहे हैं आप। हाँ, निपटना आता है मुझे उनसे ना, ठीक है, मैं निपट लूंगा। चलिए ठीक है, बैठ के टू नहीं करता, मैं निपट लूंगा। सही है। मुझे जो बात करनी है वो ये करनी है कि 10 साल पहले सिविलाइज कंट्रीज और यूरोप से ना ये कंटेम्प्ट कोड खत्म हो गया और उसे डाइल्यूट कर दिया उन्होंने। सिर्फ एक रह गया जो सिविल कंटेम्प्ट बोलते हैं कि एक जज ने ऑर्डर दिया दुकान खाली कर दो, आपने नहीं दुकान खाली नहीं हुई तो वो कंटेम्प्ट में चला जाएगा, वो जो उसका होगा हकदार ना। बाकी उन्होंने, मगर हमने कहा था इनसे कि तुम 100 मोटो लो, इतना बड़ा चार्ज फ्रेम किया हमारे जज ने, और जब वो हेयरिंग शुरू हुई तो अल्लाह का वास्ता तुम माफी मांग लो, अल्लाह का वास्ता तुम माफी मांग लो, नहीं तो हम रो देंगे, नहीं तो हम रो देंगे। अच्छा, अभी ये मैं आपको लतीफा सुनाऊंगा। एक साहब से बड़े डरते थे, बेगम से, तो दोस्तों ने चढ़ा दिया, यार घर पे जाओ, जैसे आप लोग जाते हैं 10-11 बजे थके हुए, तो घर जाओ तो जरा रोब देना। घर में घुसते ही सारे दिन के थके, बेगम गर्म पानी लाओ, तो बेगम कर रही भाई ने बोला अगर नहीं लाऊं तो फिर मैं ठंडे से धो लूंगा बर्तन। हाँ, कुछ ऐसा ही है। शुक्र करे बेगम ने लाके गर्म पानी सर पे नहीं उंडेल दिया। हाँ जी, अगर आपने गर्म पानी नहीं दिया तो मैं रो दूंगा। भाई आप सीधा सीधा एक डिसीजन ले कि ये कंटेम्प्ट कुछ भी नहीं है, सिर्फ जो भी बोलेगा पहली दफा वो अपना एक एफिडेविट दे दे, भाई मुझसे गलती हो गई, फिर दूसरी दफा तलाक की तरह तीसरी दफा हो तो सोचेंगे हम ये क्या ड्रामा इस मुल्क में हो गया। अब केसेस पेंडिंग पड़े हैं और हम रात दिन यही केसेस सुने जा रहे हैं। वो क्या हुआ जी, वो चौधरी शुजात ने ये कर दिया, उसने ये कर दिया, उसने ये, और जिस केस को नहीं सुनना वो 3-3 साल से नहीं सुन रहा है, वो पेंडिंग में चल रहा है। पेंशनर्स का केस है, पेंशनर्स की नजरसानी की अपीलें नेशनल बैंक की जो हैं वो 4 साल से मर जाते हैं। सही बात। हमारा एक केस चल रहा है, सिंपल इनहेरिटिंग का था, वो मतलब जायदाद के, आज 7 साल हो गए, उसकी वो भी हो गई, बिलानी हो गए, पैसे भी जमा हो गए, हमें पैसे नहीं मिल रहे इसलिए कि वो जज साहब वो केस ही नहीं लगा रहे। 7 साल हो गए, 7 साल। वो जो पैसे हमें आधा करोड़ मिलना था वो अब वैल्यू वाइज मेरा से 20 लाख भी नहीं बचे। तो मुल्क का ये हाल है। और एक चीफ जस्टिस साहब हमारे आगे थे जो आके अस्पतालों को चेक करते थे, वो भाई तुम अपने एरिया को चेक करो ना, तुम्हारे केसेस का क्या हाल है। आप अभी देखें सुप्रीम कोर्ट में 50 लाख केसेस हैं और रात के नोटिस के ऊपर वो सुन रहे होते हैं। इसका केस, शहबाज शरीफ का केस, तो नवाज शरीफ का केस, इमरान खान लाडले का केस। भाई अल्लाह का वास्ता उसको हाथ जोड़ के कह दो यार हमसे गलती हो गई थी, जो आपको नोटिस दे दिया, आप तो बहुत बड़े पॉपुलर आदमी है, और अब कोई कत्ल करे ना तो उसको कुछ नहीं करें। बोले अच्छा तू इलेक्शन में खड़ा हो जाए, जितने वोट मरने वाले के हैं या जीने वाले के, जिसके ज्यादा बस उसको माफ कर दो, उसको छोड़ दो। वाह वाह, ये पे रख के केस बना दो। ये सिस्टम अच्छा है। हाँ, आई लाइक दिस आइडिया। ठीक है, अदनान है जी कोहाट से। जी अदनान साहब। वालेकुम सलाम। सर, आप लोगों को प्रोग्राम जब भी देखता हूँ तो एक ही बात ज़हन में आती है, दिस प्रोग्राम इज बाय द पीपल फॉर द पीपल। थैंक यू सर। सर पहले तो आप लोगों का बहुत शुक्रिया कि कल FPSC के साथ CSS कैंडिडेट्स का मामला उठाया जी। सर अगर हम देखें तो चेयरमैन साहब ने कल ये इशू बिल्कुल डिस्क्रेडिट करने की कोशिश की कि हालात बिल्कुल नॉर्मल है, कुछ हुआ ही नहीं। सर ये पूरी दुनिया कह रही है कि 33 मिलियन पीपल डिस्प्लेस हुई है और 1/3 ऑफ द कंट्री पानी में डूबी हुई है। लेकिन चेयरमैन साहब कह रहे थे कि रीजनल ऑफिस के कराची, जो कि कराची में है इनका, वहाँ के कराची में बैठे अफसरान ने मुझे रिपोर्ट दी कि सब कुछ ठीक है, रोड खुल जाएंगे।
सर एग्जाम के लिए सिर्फ रोड खोलना तो काफी नहीं है ना, वहाँ पे तैयारी करनी पड़ती है। लोग जो हैं बेघर हुए हैं, अपनी किताबें सब कुछ वो खो चुके हैं। सर उसके बाद यही बातें पाकिस्तान मेडिकल कमीशन वाली भी कर रहे थे कि जी 2 लाख लोगों ने अप्लाई कर लिया है, सब कुछ ठीक है। तो जब कादिर पटेल साहब ने बड़े जबरदस्त अंदाज में ये मामला उठाया तो उन्होंने कहा कि जी बिल्कुल सिंध में तो हालात बिल्कुल नॉर्मल नहीं है, तो हम ये नवंबर तक पोस्टपोन कर दें। अब कह रहे हैं कि जी नवंबर में भी ये पॉसिबल नहीं है क्योंकि सिंध बलूचिस्तान के हालात बिल्कुल ये खराब है। तो सर इसी तरह इन्होंने 2022 में अगर मई में कर लिया ये एग्जाम, तो क्या हो जाएगा अगर ये अदनान साहब सॉरी मैं आपकी बात काट रहा हूँ। बिल्कुल देखें, आपकी जो है इसमें ऑब्जेक्शंस और कंसर्न्स वो बिल्कुल जायज़ हैं, लेकिन मैं सिर्फ आपको एक एडवाइस दूंगा और यकीनन हो सकता है कि आपने ये भी किया हो, अगर ऐसा किया है तो देखिए एक सोशल मीडिया पे तो कैंपेन चल रही है, आप हमारे से भी बात कर रहे हैं, यहाँ तक ये सही है इन टर्म्स ऑफ प्रेशर, लेकिन मेरा ख्याल है कि जब तक हज़ारों लोग बाकायदा FPSC को नहीं फॉर्मल कंप्लेंट लॉन्च करेंगे, बेशक उसमें बंदे का नाम जाएगा, बेशक आप कह सकते हैं कि यार हो सकता है हमें टारगेट किया जाए इसके ऊपर इन द फ्यूचर, लेकिन जब तक ये ऑन मास नहीं कंप्लेंट्स जाएंगी ना तो उन्होंने भी नहीं हिलना। क्योंकि आपने उनकी बात सुनी थी कल, वो कह रहे थे, मेन उनकी जो आर्ग्यूमेंट थी वो यही थी कि जी अगर तकरीबन 60,000 एप्लीकेंट्स हैं तो हमारे पास सिर्फ 55 कंप्लेंट्स क्यों आई हैं। तो अगर कोई 3, 4, 5, 6, 7, 8 हज़ार कंप्लेंट्स जाए तो फिर मेरा ख्याल है कि या तो उनको नोटिस लेना होगा या फिर भी हमारे पास एक जवाब हमें मिलेगा कि हम दोबारा उनसे कहें कि सर अभी तो आपके पास कंप्लेंट्स आ गई है ना, अब तो आप थोड़ा सा सोच सकते हैं। क्यों? लेकिन यार खुद भी तो एहसास करना चाहिए। अब देखो नहीं है ना, ब्यूरोक्रेसी के दिल में कोई ब्यूरोक्रेसी का एक पर्टिकुलर होता है, वो उसी तौर पे चल रहे होते हैं, तो ब्यूरोक्रेसी को ब्यूरोक्रेसी की तरह ही डील करना पड़ता है ना। मैं सिर्फ इतना कह रहा हूँ, ठीक है। एक वक्त वेलकम बैक। हमारे साथ हैं अनवर अली साहब कराची से। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम सर, कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह सर, आप सुनाएं। सर बड़ी मेहरबानी सर। मेरी गुजारिश ये थी कि अब सैलाब की वजह से जिस तरह ट्रेनें भी रुकी हुई हैं और बहुत सारे मसाइल हैं, क्योंकि काफ़ी शहरों को यानी कि लोग आना जाना चाहते हैं और आ जा भी रहे हैं, तो उसमें बसेज और ये जो कोचेज हैं इनका किराया 800 से बढ़कर 1800 या 2000 तक जाकर पहुँचा है अगर हम कराची से सक्खर का ट्रेवल करें। तो इस पे कोई कानून साजी, कोई गवर्नमेंट को इस पे एक्शन लेना चाहिए और इनके किराए वगैरह जो है वो फिक्स करने चाहिए कि जी इतनी डेस्टिनेशन या इतने किलोमीटर्स के बाद इतना ही आप चार्ज कर सकते हैं। उनका कोई चेक एंड बैलेंस कोई नहीं, कोई पूछने वाला नहीं है। और दूसरी सर एक और जो मेरी गुजारिश ये है कि जिस तरह हॉस्पिटल्स को लोग या इस तरह के कुछ इदारे दे रहे हैं कि जी उनको खैराती जो है यानी कि डिस्काउंट रेट पे या खैराती तौर पे चला रहे हैं, तो इसी तरह अगर स्पोर्ट्स और जो प्ले ग्राउंड्स वगैरह उनके बनाने में उनकी मदद की जाए और ताकि बीमारियां ही ना हो, तो इससे काफ़ी हमारा हेल्थ स्टैंडर्ड अप हो सकता है और इस प्रॉब्लम से हम जो है वो छुटकारा हासिल कर सकते हैं, उसमें कमी वाकई लाई जा सकती है। ठीक, थैंक यू वेरी मच सर। आई थिंक दैट्स अ गुड आइडिया वैसे दोनों से। और जहाँ तक बसों का किराया है तो जाहिर है ऐसे मौके पे तो आपको पता है कोई नहीं छोड़ता। प्रॉफिटियरिंग। अब देखिए मतलब प्राइस फिक्सिंग जो हुकूमत की तरफ से होती है वो अक्सर एक तरह से बैकफायर कर जाती है। जैसे ये आपने अद्वियात की प्राइस फिक्स करने की कोशिश की, हुआ क्या कि मैन्युफैक्चर बंद हो गया। तो आप आटे की प्राइस देख लो, 2400 रुपये का 20 किलो का थैला हो गया है, जो कि जिसकी सरकारी कीमत शायद 1350 रुपये। हाँ, तो कैसे करोगे? कैसे करोगे? लेकिन नेवरदलेस चेक्स एंड बैलेंसेस की बात इनकी बिल्कुल लेकिन नहीं है। अच्छा, बसेस की जहाँ तक बात है तो देखिए कराची से सक्खर तक क्योंकि ट्रेनें बंद हैं, ठीक है, तो वक्त भी ज़्यादा लग रहा है। ये बात नहीं है कि नॉर्मली आप 6 से 7 घंटे में अगर या मैक्सिमम 8 घंटे में आप कराची से सक्खर पहुँच जाते थे, अब उसको 18 घंटे भी लग रहे हैं। सारे फ्यूल भी एडिशनल लग रहा है, लेकिन ये बिल्कुल डबल से भी ज़्यादा कर देना जाती है। हाँ, लेकिन अब अगेन अनफॉर्चुनेटली सिस्टम हमारा ऐसे ही चलता है, मार्केट भी हमारी ऐसी चलती है, लेकिन फिर भी कुछ थोड़ा बहुत चेक्स एंड बैलेंस होना चाहिए इसके ऊपर। ज़हीर खान साहब हैं क्वेटा से। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम। जी सर, ये मुझे गुजारिश करनी क्वेटा के हवाले से, उसके इंफ्रास्ट्रक्चर के हवाले से मुझे ये चीज़ कंफर्म करनी थी कि जब कोई रोड वगैरह टेंडर होता है तो इसकी अल्टीमेटम मतलब फाइनलाइजेशन के काम होते हैं, उसकी कोई अल्टीमेटम वगैरह होती है
या फिर ऐसे ही मतलब दे के खत्म कर देते हैं। इसकी क्या होती है जी? इसकी क्या होती है? सॉरी मैं समझा नहीं। रोड की जो वो टेंडर वगैरह होती है ना, रोड कंस्ट्रक्शन होती है, जो उसको एक्सपेंड किया जाता है। हमारे यहाँ एक रोड है सफदर रोड करके, उसको तकरीबन जाम कमाल साहब ने स्टार्ट किया हुआ तो उसका काम जी उसको तकरीबन 1.5 साल या 2 साल हो रहे हैं, अभी तो 20 किलोमीटर तक का रोड नहीं है। वो आजकल ऐसा उसमें डस्ट होता है कि बंदे का जाना ही मुश्किल है वहाँ पे। या फिर हम लोग बलूचिस्तान वाले या कोयटा वाले कुछ रिजर्व ही नहीं करते हैं, या फिर कोई सिस्टम ही नहीं है ऐसा कि मतलब बंदा जिस पे यकीन कर सके, एतबार कर सके। ज़हीर भाई बिल्कुल, और आप गलत लोगों से सवाल इसलिए पूछ रहे हैं कि हम कराची में भी यही हाल भुगत रहे हैं। सड़कों का जो हाल हुआ है बारिश के बाद, तो उस वक्त यहाँ पर भी कमोबेश एक ही हाल है। किसी ने कहा था एक दफ़ा कि जो भी कंट्रैक्टर रोड बनाए ना, उसके ज़ाती फ़ोन नंबर उसके बोर्ड के ऊपर होना चाहिए, ताकि और कुछ नहीं तो मतलब जो बंदा गालियाँ दे वो सही जगह जाए। लेकिन उससे फिर हुकूमत को आसानी हो जाएगी कि उस कॉन्ट्रैक्टर को ढूंढो जिसने इतने कम पैसों में रोड बनाई है और कट ज़्यादा दिया है। चलो वो उनको पहले से ही पता है। हाँ, इमरान गनी है फैसलाबाद से। अस्सलाम वालेकुम जी। जी वालेकुम सलाम सर, क्या हाल है आपके? बस गुजर रही है सर, आप सुनाएं। अच्छा सर, ये पहली बात तो ये जी कि जो हालात जा रहे हैं मतलब आटे के, तो सर पंजाब में तो बिल्कुल ही नहीं मिला। पंजाब में कल पता किया है, मैं दूसरी पर्सन हूँ, पंजाब में कल पता किया आटे का जो 20 किलो का थैला है ना, वो 2500 में बिक रहा है। 25 ठीक हो गया जी। वो भी ब्लैक, मतलब कि अगर किसी की सिफारिश है तो मिलेगा, अदरवाइज नहीं मिलेगा। तो दूसरा ये कि मैंने बारहा आपके प्रोग्राम में कॉल की है। सादुल्ला आपके पास होते हैं, आपके तजिया का आती हैं और मतलब एंकर भी हैं जी इससे भी काफ़ी ज़्यादा। तो मैं काफ़ी ज़्यादा डिस्टर्ब इसलिए था कि BSc डबल मैथ फिजिक्स हूँ, डिसेबल पर मजदूर हूँ, और कोई भी मेरे पास ना तो कोई रोजगार है और ना कोई जरिया है मुआशरा। ठीक है, ट्यूशन वगैरह, हाँ जी ट्यूशन वगैरह। आपकी आवाज़ इमरान गनी साहब थोड़ी सी हमें समझ नहीं आ रही, गालिबन आपकी लाइन में प्रॉब्लम है, लेकिन बिल्कुल एबल्ड हैं और उन्होंने कहा है कि जो यहाँ पर उनके रोज़गार का कोई बंदोबस्त नहीं। आपको याद है पहले भी आया था जो पहले वो भी फैसलाबाद से ही कॉल था, मुझे याद है। तो डिसेबल्ड को क्या मतलब ज़ाहिर कोटा रखा हुआ है, लेकिन वो भी जो है अपने अपनों में बांट दिया जाता है। एक वक्फा लेते हैं जी। वेलकम बैक जी। हमारे साथ हैं बदर मुनीर साहब लिया से। अस्सलाम वालेकुम बदर साहब। वालेकुम, क्या हाल है जनाब? बिल्कुल सर, बिल्कुल खैरियत सर, आप सुनाएं, आप कैसे हैं? आज तो मुझे टाइम मिल गया कि वक्फे के स्टार्ट में ही बात हो रही जी जरूर। पिछली दफा तो फिर वक्फे पे मजबूरी आ गई थी। सो गुजारिश ये थी कि हमारे पाकिस्तान में तो इस वक्त तमाम स्टेक होल्डर्स की गवर्नमेंट है, सिविल मिलिट्री तमाम जी जी, और ऐसा इराक में था। तो वहाँ जो कोई सिलसिला हुआ तो उसको उनको ब्रेक करना पड़ा। उस तफसील में मैं नहीं जाऊँगा, आप जाइएगा। आप ये शरारत वगैरह क्या चल रही है इमरान खान साहब की, 80% सूबों के खुद मुख्तियार होने के बाद गवर्नमेंट वो खुद कर रहे हैं। सदर पाकिस्तान भी उन्हीं का, सेनेट भी उन्हीं का, पख्तूनख्वा, गिलगित बल्तिस्तान, पंजाब, आज़ाद कश्मीर वगैरह वगैरह। तो अब तो कम से कम सारी दुनिया देख रही है, और फिर ऐसा ना हो कि कोई ऐसे इवेंट्स हो। इसके बाद मैं एक और छोटा सा क्वेश्चन करना चाहता हूँ कि जो कुछ आज हमारी गवर्नमेंट्स वजीर खारजा और वो गए हुए हैं वजीर आजम साहब अमेरिका, तो ये ज़रा थोड़ा सा हमें बता दें कि हमें कौन कौन से रिलीफ अमेरिकन गवर्नमेंट से, अक़वाम मुत्तहिदा से, या अभी बिलावल भुट्टो जरदारी साहब की प्रेस कॉन्फ्रेंस आ रही थी, तो पाकिस्तान को इसमें पैकेजेस क्या मिले हैं और कितना हम सांस मजीद ले सकें। ठीक है, ठीक। बदर साहब अभी थोड़ा सा कबल वक्त यूँ है कि जब वो वापस आएंगे तो ख़ुद ब्रीफ करेंगे इस बारे में।
जहाँ तक उनके विज़िट का सवाल है तो उन्होंने कोशिश तो अपने तय की है कि वहाँ इंटरनेशनल कम्युनिटी को सेंसिटाइज़ किया जाए कि और वो कुछ हुई भी है, हमने सक्सेसफुली की है। आई मीन देखें, अब मैं मानता हूँ कि जो भी मिलेगा वो नाकाफ़ी होगा, मैं मानता हूँ कि डोनर फटीग है, लेकिन इस मौके पर ये अहम था कि आप इस फोरम पर अपनी आवाज़ उठाएं और कुछ हद तक हुआ है। जैसे कि आई थिंक अगेन नॉर्वे है, उन्होंने कहा है कि जी हम एक क्लाइमेट डैमेज फंड में हम कंट्रीब्यूट करेंगे। आई बिलीव के जो फ्रांस के सदर हैं इमैनुअल मैक्रोन, उन्होंने भी कहा है कि जी हम क्लाइमेट डैमेज समिट को होस्ट करने के लिए भी तैयार हैं। तो अच्छी बात है कि कॉन्वर्सेशन इस तरफ जारी है। बल्कि ये भी हुआ है कि पाकिस्तान ने दरख्वास्त भी की है कि पेरिस क्लब के जो उनके कर्जे हैं उनको रीस्केड्यूल किया जाए। तो वो पहले भी हुए हैं, वॉर एंड टेरर के दौर में भी हुए हैं, अगर अभी भी हो जाएं तो कुछ ब्रीदर ज़रूर मिलेगा, क्योंकि जब सैलाब से पहले मईशत तो नीचे ही थी, लेकिन सैलाब ने इतना डैमेज कर दिया है कि अब मेरा नहीं ख्याल कि कोई भी इसको कंट्रोल कर पाएगा। नहीं, एब्सोल्युटली नॉट। और मेरा ख्याल है कि मिफ्ता इस्माइल साहब की भी एक बयान आया था कि इनफॉर्मली उनकी बात हुई है IMF के साथ कि यार कुछ थोड़ी सी भाई हल्का हाथ रखें यार आप। अच्छा, जहाँ तक इराक वाली बात है तो मुझे वो फ्रैंकली स्पीकिंग कनेक्शन नहीं नज़र आ रही बदर साहब। अच्छा, ताहिर मिर्ज़ा हैं फैसलाबाद से। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम। ताहिर साहब, अगर आप अपना टीवी प्लीज म्यूट कर देंगे तो वो डिले है सर। वो डिले। जी सर, जी कर दी है, बड़ी मेहरबानी सर। जी ताहिर साहब। अच्छा मुबशर ज़ैदी साहब, ताहिर मैं दूसरी दफ़ा आपसे बात कर रहा हूँ। जी जी, आप दोनों भाइयों को अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। अच्छा बॉस, वेरी माजरत के साथ मेरी 2 मिनट बात सुनिएगा। नहीं बिल्कुल, आपके पास है, आप 2 मिनट 3 मिनट करें। जज़ाकल्लाह जी। बात ऐसे है कि ये जो सिंध में, सबसे पहले तो मैं सलाब सुरगान वालों से बात करूंगा कि बेचारों के साथ जो वहाँ पे मतलब कि अल्लाह की तरफ से या हमारे हुक्मरानों की तरफ से जो भी प्रॉब्लम वहाँ पे आई है। मेरी आवाज़ आ रही है आपको? जी जी बिल्कुल आ रही है, आप बात करें। तो मैं सिर्फ ये कहना चाह रहा हूँ कि इन्हें कुछ थोड़ा सा ख्याल मतलब के आना चाहिए कि $200 पर डे वहाँ पे वो बैठे दे रहे हैं। इंतहाई अफसोस के साथ 50,000 रुपए पाकिस्तानी मेरा ख्याल कौन ले रहे हैं सर? ये शुबाज शरीफ जहाँ पे जिस होटल में रहाइश कर रहे हैं ना, वहाँ पे $200 पर डे का किराया है। ठीक है, माजरत के साथ $200 पर डे का किराया होटल का कुछ नहीं है सर। सॉरी टू से, मेरा तो ख्याल है कि आप $2-3 हज़ार की बात करने वाले थे। जी, लेकिन गो है शायद मुझे तो थोड़ी सी मिस्टेक हो अपना इस बारे में, फिर भी लेकिन ये हमारे गरीबों को, आप यकीन करेंगे कि मैंने जो लास्ट बिजली का बिल जमा करवाया है वो बैटरियां बेच के, अपने UPS की बैटरियां बेच के मैंने बिल जमा करवाया। ठीक है, माजरत के साथ ये अभी बात कर रहे थे कि भाई एक कश्मीर उसके पास है, पंजाब उसके पास है, सदर उनके है, ये वो। उस बंदे को एक आउट ऑफ कंट्री कमरा तो बता दें, आउट ऑफ कंट्री उसकी कोई चीज जायदाद बता दें, उसका कोई पाकिस्तान में कारोबार बता दें। वो एक हमारे लिए वो जज्बा रखता है कि यकीन करें आज तक किसी जिंदगी में किसी ने नहीं रखा। माजरत के साथ मेरी बातें शायद आपको बुरी लगे, लेकिन माजरत के साथ क्यों सर? मतलब आप कौन सी को गाली दे रहे हैं किसी को कि आप माजरत मांग कर रहे हैं हमारे से? जी जी, ताहिर साहब हमारे साथ ही रहे, एक ब्रेक लेते हैं। ब्रेक सर। वेलकम बैक जी। ताहिर साहब आप बात कर रहे थे, अपनी बात मुकम्मल कर लें। जी सर, मैं गुजारिश आपसे करना चाहता हूँ, मेरे लिए आप इंतहाई मोहतरम, मैं आपकी दिल से इज्जत करता हूँ। आपकी बातें दिल को लगती हैं मेरे। मैं सिर्फ एक छोटी सी गुजारिश आपसे ये करना चाहता हूँ कि मैं सुबह 7 बजे से लेकर, मेरी चिकन शॉप है, चिकन सेल सेंटर। ठीक है, मैं सुबह 6-7 बजे से रात 11 बजे तक ड्यूटी देता हूँ। और यकीन करें, मैं मेरे घर में हायर का ये टीवी देख रहा हूँ, मेरे हायर का 1.5 टन का AC लगा हुआ है, लेकिन मैं नहीं रात को आके सुकून से नहीं सो सकता AC चला के। ठीक है ना, माजरत के साथ ज़ैदी साहब, बात पता क्या है, हक सच की बात करनी चाहिए। मैं आपसे एहतराम के साथ, मेरी ये जो रिकॉर्डिंग में सुनता हूँ, मेरी आप बातें काट देते हैं उसमें से ना, क्यों ज़ैदी साहब? आप जरदारी से, नवाज शरीफ से डरते हैं? आप कराची में बैठे हैं, जरदारी से डरते हैं? आपकी कौन सी बातें काटी जा रही हैं यार? आप लाइव हैं, ऑन एयर हैं, खुदा का खौफ करो यार।
ऐसी सॉरी टू से यार, क्या आप किस किस्म का इल्जाम लगा रहे हैं? हाँ नहीं सर, नहीं क्या मतलब, अब ये इल्जाम नहीं है तो क्या आप अभी आपने कहा है कि हम आपकी बातें काटेंगे, क्यों? क्योंकि आप हुकूमत के खिलाफ बात कर रहे हैं। बॉस, हमने 1000 लोगों के पीछे बात में खिलाफ की, इससे ज्यादा 1000 गुना ज्यादा खतरनाक बातें हमने चलाई हैं। अजीब बातें कर रहे हैं। सॉरी ताहिर साहब, आई एम सॉरी, आप मुझे दूसरा कॉल लेनी पड़ेगी क्योंकि वो और लोग भी वेट कर रहे हैं। डायन अली साहब हैं हैदराबाद से। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। ज़रार, क्या हाल है? खैरियत? बिल्कुल खैरियत सर। आपके नाम का मतलब क्या है? बड़ा इंटरेस्टिंग है सर। इसका मतलब है बुलाने वाला या दावत देने वाला, काइंड ऑफ। ओके सर, सवाल ये कि इमरान खान साहब को लेफ्ट विंग और राइट विंग दोनों के लोग सपोर्ट करते हैं। राइट विंग यानी कि इन द सेंस के इस्लामिक टच जी, और गुजारिश ये है कि जो उनको एलीट क्लास भी सपोर्ट करती है और वर्किंग क्लास भी। तो ये नाज़ी जर्मनी और ये जो स्टालिन का जो दौर है, इसमें बहुत ज्यादा मुमासलत नहीं इनके उसमें? नहीं, देखिए, अब एक पॉइंट को लेके कंपैरिजन करना मेरा ख्याल है कि मुनासिब नहीं है, क्योंकि इन्होंने दोनों को एंगेज किया हुआ है अपने साथ। नहीं तो इस तरह तो आपको हजारों और मिसालें भी मिल जाएंगी दुनिया में। देखिए, आई थिंक कि उन्होंने जो नजरियाती बुफे बनाया हुआ है ना, जो वो लाजवाब है। बिकॉज इसमें जैसे आपने अच्छी निशानदेही की है, जिसको इस्लामी टच चाहिए उसको वो भी मिल जाएगी, जिसको थोड़े से और पॉइंट्स चाहिए, जो सिर्फ तंग आया हुआ है मौजूदा सियासतदानों से और मौजूदा निज़ाम से और कौन नहीं है, उनको भी कुछ मिल जाएगा। और फिर उनकी अपनी पर्सनैलिटी भी है जो इसको सब कुछ को कंबाइन करती है। लेकिन स्टालिन के साथ कंपेयर करना यार थोड़ा, मतलब आई थिंक थोड़ा ज़्यादा हो गया, थोड़ा ज़्यादा हो गया। तो सर ये जी ये जो है ये जो अशराफी या एलीट क्लास है, क्या वो लोअर मिडिल क्लास को या वर्किंग क्लास को इसमें इस्तेमाल भी कर रही है अपना? जब मफाद पूरा हो जाएगा तो फिर वो जाहिर है सर, ये कोई आज से तो नहीं हो रहा दाइन भाई। मेरा ख्याल है वो 15,000 सालों से चल रहा है। और अगर दुनिया रही और 10,000 साल बाद भी ऐसा ही होगा सर। ये तो मेरा ख्याल है कि नेचर है ह्यूमन सोसाइटी की। लेकिन पॉइंट्स आपके इंटरेस्टिंग है। और हमारे जो लोअर मिडिल क्लास है या मिडिल क्लास है, वो बेचारे इतना पिस चुके हैं ओवर द ईयर्स कि जो कोई भी उन्हें कोई उम्मीद दिलाता है वो उसके पीछे भागते हैं। मसलन ये जो हुकूमत आई है, इन्होंने कहा कि हम आएंगे तो इकॉनमी ठीक कर देंगे, लोगों के मसाइल हल कर देंगे। तो लोगों ने कहा 100 बिस्मिल्लाह आप कर लें भाई, लेकिन उन्होंने भी वही किया। तो ये तो हम बार बार एक ही सुराख से डसे जा रहे हैं, तो क्या करें? वो एक अमेरिकन में ख्याल फिलोसोफर ने कहा था कि अगर वोट डालने से कुछ तब्दील होता ना तो इसको अभी तक एक जुर्म करार दिया होता। हाँ, तो एनीवे वसीम अंसारी साहब है कराची से। अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम अस्सलाम। जी सर। जी सर, मुझे थोड़ा ये मालूम करना था कि ये जो अभी के इलेक्ट्रिक के बिल के अंदर जो वो आ रहे हैं अलग के चार्जेस AMC के, अब ज्वाइंट फैमिली है 3 मीटर हमने लगाए हुए हैं जी। अब इसका मतलब है कि वैसे तो अगर एक मीटर होता तो आपको 150 रुपए बहुत से बहुत देना पड़ता। अब 3 है मीटर लगे हुए, तो इसका मतलब यह है कि 450 रुपए तो हमको देने पड़ेंगे एक घर के जी। एक अच्छा चले ठीक है, कोई बात नहीं, दे लें आप हमसे। एक दफा हम दे देते हैं, उसके बाद कम से कम कचरा तो साफ हो जाना चाहिए ना, या उसके बाद भी अगर कचरा ऐसा पड़ा हुआ है तो फिर देने का फायदा क्या? बात तो सही है। देखिए, के इलेक्ट्रिक का बिल जिस दिन आपको समझ आ जाए तो हमें बता दिएगा, हमें समझ आ गया तो हम आपको बता देंगे। अभी हम वो इतना ऐसा बिल भेज देते हैं कि इंसान कहता है समझ आने से पहले से जमा करा दो, वरना इससे पहले कि बिजली काट दें। यार आइंस्टाइन होता ना तो वो भी सर पकड़ लेता। सही बात है। हाँ, कि मतलब थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी एक जगह, आपका बिल दूसरी तरफ। सही बात। मैं नहीं कर सकता। एनीवे तो कौन थे अगले कॉलर? मिर्ज़ा शफीक हैं गुजरावाला से। जी मिर्ज़ा शकील। जी शकील भाई, वालेकुम सलाम। जी सर। ठीक है से अल्हम्दुलिल्लाह। सर एक सवाल है मेरा मीडिया से मुतल्लिक़ है। जी कि सर मीडिया में जब आप किसी भी दफ़ा या तजियाकार में को बुलाते हैं, किसी भी प्रोग्राम में, किसी भी चैनल पर, तो उसमें सर ये है कि वो जो दफाई तजियाकार है उनसे बजाय कि वो दफा का मतलब सवाल किया जाए, उनसे सियासी सवाल पूछा जाता है, फलां सियासतदान ने ये किया, उसका क्या होगा, उसने किया तो ये क्या होगा। एक चीज ये हो गई। दूसरा, अभी कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट चलती है मुस्लिम सियासतदानों के खिलाफ, मुस्लिम के खिलाफ। जब वो कला हमारे जजिस को मुस्लिम कोर्ट में, लोअर कोर्ट में जाकर उनको रोदों को करते हैं, उनके खिलाफ हमारी अदलिया क्यों नहीं चली? अच्छा, बिल्कुल होना चाहिए। अथर मिनल्लाह साहब ने वकला के ख़िलाफ़ जो है वो इलीगल जो उनके वो थे चैम्बर्स, एक्शन भी लिया था। फिर क्या हुआ? खिलाफ वो ज़ाहिर है जो भी हुआ, लेकिन कम से कम वो वहाँ से
कुछ दिन के लिए हट गए, बस यही हो सकता है। आपको पता है वकला का भी एक वो प्रेशर ग्रुप बना हुआ है सर सारे मुल्क में। अगर आपके पास देखो इस मुल्क में अगर आपके पास प्रेशर ग्रुप नहीं है ना तो समझो कि आप कुचल गए। सही बात। हाँ यही है, हर बंदे का प्रेशर ग्रुप है और कामयाब तरीका है ना। जहाँ तक मीडिया की आप बात कर रहे हैं तो भाई सियासी सवाल पूछना तो सबसे आसान काम है ना। हाँ। कि ज़रा यार मतलब ये देखें आपके बारे में ये बात थोड़ा सा इनकी वॉइस मिस हो गई। मीडिया के बारे में वो कह रहे हैं कि आप वो स्पेसिफिकली क्यों नहीं पॉइंटेड क्वेश्चंस करते, सियासी सवाल क्यों पूछ लेते हैं सियासतदानों से या किसी और से? सियासतदानों से और क्या बंदा सवाल। हाँ एनीवे आज के लिए इतना ही जी। मंडे को हाजिर होंगे, इजाज़त दीजिए, खुदा हाफ़िज़।